तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम जब मैंने अपनी सवारी को दादाबाड़ी छोड़ा तो तब तक सूरज डूब चुका था और अब मुझे करीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। चूंकि मैं पिछले 4 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा था, तो ऐसे में मैंने अपनी पीठ और कमर को थोड़ा आराम देने के लिए वहीं दादाबाड़ी के एक ढाबे पर रुका। भूख भी लगी चुकी थी तो लगे हाथ खाने का ऑर्डर भी दे दिया। करीबन 8 बजते बजते मैंने खाना पीना और सुस्ताने के बाद मैं वापस से जाने के लिए जैसे ही अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ा तो वैसे ही ढाबे के मालिक ने मुझे आवाज़ देते बोला, अरे भैया ज़रा सुनना। उस ढाबे वाले की मुझे आवाज़ देते ही मैं रुका। मेरे रुकते उस आदमी ने मुझसे बोला, ओ भैया आप मुझे रास्ते में ढिबरी छोड़ देंगे। उस ढाबे वाले के ये कहते ही मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, ढिबरी ये कहाँ पड़ता है? मेरे ये पूछते ही ढाबे वाले ने बोला, आप कारी जंगल वाले रास्ते से आए होंगे ना। जब जंगल वाला रास्ता ख़त्म हुआ होगा तो आपको एक मंदिर दिखा होगा वहाँ पर, जिसके पास बहुत से कुत्ते बैठे हुए नजर आए होंगे और मुझे वहीं उसी मंदिर तक जाना है उन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। उस ढाबे वाले ने जैसे कुत्तों का जिक्र किया तो वैसे ही मुझे याद आया कि आते वक्त मैंने एक जगह बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए देखे थे पर मंदिर नहीं देखा और मुझे तो उसी रास्ते ही लौटना था। तो ऐसे में मैं उस ढाबे वाले को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे यहाँ भरते ही वो ढाबे वाला 2 बड़े भगोने लेकर आया और टैक्सी में बैठ गया। उसके टैक्सी में बैठते ही मैंने भी टैक्सी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। अभी हम ढाबे से कुछ दूर आए ही थे कि पीछे की तरफ अपने दोनों भगोने पकड़े हुए ढाबे वाला बोला, एक वक्त था जब कारी जंगल सूरज ढलते ही खामोश पड़ जाता था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी इस रास्ते से आने जाने की, और जो अनजाने में चला भी जाता था वो फिर कभी कारी जंगल से बाहर नहीं आ पाता था। अभी वो ढाबे वाला अपनी कहानी सुनाई रहा था कि तभी मैं हंसते बोला, अरे भाई साहब आप मुझे ऐसी कहानी मत सुनाओ जिससे मेरे मन में किसी तरह का वहम बैठ जाए, खासकर अभी जब मुझे इसी कारी जंगल से होकर ही जाना है। मेरे इतना कहते ही वो ढाबे वाला समझ गया कि मुझे उसकी बेफुजल की कहानी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। लिहाजन वो ढाबे वाला चुप हो गया और फिर जब टैक्सी ढिबरी पहुंची तो मेरी नज़र उस लाल मंदिर पर पड़ी जहां पर ढेरों कुत्ते बड़ी ही खामोशी से बैठे हुए थे। मैंने आज से पहले कभी भी कुत्तों को किसी मंदिर के सामने ऐसे शांति से बैठे हुए नहीं देखा था। खैर मंदिर के करीब पहुंचते ही मैंने टैक्सी रोकी और मेरी टैक्सी रोकते ही वो ढाबे वाला अपने दोनों भगोने लिए बाहर निकला। अभी मैं टैक्सी स्टार्ट करने ही वाला था कि वो ढाबे वाला बोला, भाई साहब मेरी एक बात मानोगे? उस ढाबे वाले ने जिस सलीके से मुझसे ये कहा तो उससे मैं मजबूर हो गया और बोल पड़ा, हाँ कहिए क्या बात है। मेरी ये कहते ही वो ढाबे वाला मुस्कुराते बोला, आप इन कुत्तों को खाना खिलाकर जाइए। कहते हैं इन कुत्तों को खाना खिलाने से आने वाली मुसीबत टल जाती है। उस ढाबे वाले के ये कहने के बाद मैंने एक बार को सोचा कि उसे मना कर दूं, पर पता नहीं मेरे मुंह से ना निकला ही नहीं और मैंने उस ढाबे वाले की बात मान ली। फिर मैं भी टैक्सी से बाहर उतरा और उन दोनों भगोनों में से एक को उठाते हुए वहाँ बैठे कुत्तों के पास चला गया जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी के छोटे छोटे कटोरे रखे थे। फिर जब उस ढाबे वाले ने भगोने से दूध निकालकर उन मिट्टी के कटोरे में डालना शुरू किया तो मैंने भी वो भगोना खोला और उससे दूध निकालकर खाली पड़े कटोरे में डालने लगा। फिर इसी बीच उन कुत्तों ने भी दूध पीना शुरू कर दिया। करीबन 10 मिनट बाद जब सारा दूध खत्म हो गया तो अब बारी थी मेरे वहाँ से निकलने की। और जब मैंने उस ढाबे वाले से बोला, भाई साहब अब मैं चलता हूँ, मेरे ये कहते ही ढाबे वाले ने मुझसे बोला, भाई साहब हो सके तो कारी जंगल पार करते समय इस बात का ध्यान रखना कि उस रास्ते पर भूल से भी मत जाना जिस रास्ते पर कुत्ते ना दिखें। इतना बोलकर वो ढाबे वाला मंदिर की तरफ चला गया और मैं टैक्सी लेकर वहाँ से निकल गया। फिर जब मैं कारी जंगल वाले रास्ते पर पहुँचा तो अचानक ही मुझे उस ढाबे वाले की कहानी याद आने लगी जो मैंने पूरी नहीं सुनी थी। पर सच में इस जंगल में कुछ तो बात थी, क्योंकि कुछ घंटे पहले जब मैं इसी रास्ते से आया था तो तब मुझे ये सड़क भी आम सड़कों जैसी लगी। पर अभी जब मैं लौट रहा हूँ तो बाहर का वही नज़ारा मुझे डराने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था। खैर मैंने उस कारी जंगल को जल्दी से पार करने के लिए टैक्सी की स्पीड भी बढ़ा दी, पर कुछ दूर जाते ही टैक्सी एक झटके के साथ रुक गई और टैक्सी के यूं अचानक रुकते ही मैं थोड़ा घबरा गया। दोस्तों अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी पता नहीं कहाँ से एक आदमी आ गया और टैक्सी के खिड़की पर नॉक करते हुए बोला,
टैक्सी तो धुआं फेंक रही है, जल्दी बाहर निकलो। उसके ये कहते ही जब मैंने टैक्सी के बोनट की तरफ ध्यान दिया तो सच में मुझे टैक्सी के बोनट से धुआं उड़ता हुआ नजर आया। बोनट से उड़ते हुए धुएं पर नजर पड़ते ही मैं हड़बड़ा के टैक्सी से उतरा और बोनट की तरफ भागा। और जब मैंने बोनट के पास जाकर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ से किसी तरह का कोई धुआं नहीं निकल रहा है। फिर जब मैंने बोनट खोलकर देखा तो अंदर सब कुछ नॉर्मल ही था। फिर इसी बीच जब मैंने नोटिस किया कि वो आदमी जिसने मुझे बताया था कि टैक्सी से धुआं निकल रहा है तो वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं किसी छलावे का शिकार हो गया हूँ। लिहाजा मैं जैसे ही टैक्सी में बैठने के लिए टैक्सी का दरवाज़ा खोला तो वैसे किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली। इससे पहले मैं कुछ भी कर पाता कि उसने मुझे ऊपर उठा दिया और फिर एक झटके से उस सड़क के बीचों बीच पटक दिया। सड़क पर गिरते ही मेरा दिमाग इस कदर झंझना गया कि आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, जिस वजह से मुझे वो नहीं दिखा जिसने मुझे उठा के पटका था। हालांकि मेरी सांसें काफ़ी तेज हो चुकी थी, दर्द तो काफ़ी हो रहा था, पर उस वक्त मेरे ऊपर मौत का डर हावी था। अभी मैं सड़क के बीचों बीच पड़ा ऊपर वाले से जान की भीख मांग रहा था कि तभी किसी ने मेरा एक पैर पकड़ा और उस सड़क पर घसीटते हुए लेकर जाने लगा। मैं तभी समझ गया कि आज मेरी मौत तय है, क्योंकि वो जो कोई भी था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते मेरा पूरा पीठ छिलने लगा। बहते खून से और बढ़ते दर्द के बीच कब मैं बेहोश हो गया या कहूँ मर गया तो मुझे पता ही नहीं चला। पर जब आँख खुली तो मेरे चारों तरफ कुत्तों का झुंड बैठा हुआ था और उन कुत्तों के मुंह पर भी खून लगा था। वहीं मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। कूल्हे की हड्डी बाहर निकल आई थी और सर के पीछे के बाल छिले हुए थे। होश में आते ही मुझे फिर से दर्द का एहसास होना शुरू हो गया, जिसके फौरन ही बाद ही फिर से बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी अस्पताल में था। मेरा पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। खैर उस वक्त मेरे में सिर्फ इतनी ही ताकत थी कि मैं आंखें खोल पा रहा था। खैर कुछ महीने तो मेरे अस्पताल में ही बीते, पर मैं बच गया। पर मुझे नहीं मालूम कि उस रात मेरी जान किसने बचाई। मुझे लगता है कि मेरी जान उन बेजुबान कुत्तों ने बचाई थी, इसलिए तब से मैंने रोजाना कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दिया है और हो सके तो आप भी ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और भूतिया कहानी की ओर, जो कि शिवराज सिंह की है। दोस्तों मेरा नाम शिवराज सिंह है और मुझे इंडियन रेलवे में काम करते हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं। लोग मुझे वीपी साहब बुलाते हैं क्योंकि मैं एक सीनियर लोको पायलट हूँ और इस पूरे डिवीज़न में शायद ही कोई ऐसा रूट हो जिसे मैंने ना चलाया हो। मैंने पहाड़, मैदान, नदियाँ और जंगल सब कुछ देखा है, इसलिए मुझे अपने काम का अच्छा अनुभव है। रात की ड्यूटी के दौरान मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनके बारे में अगर दिन में सोचो तो हंसी आ जाए, लेकिन एक बात ऐसी है जिसके बारे में मैंने आज तक किसी से नहीं बोला, क्योंकि वो अनुभव कुछ अलग ही था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वो बात आप सभी को बताने जा रहा हूँ ताकि मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। दोस्तों वो अक्टूबर का महीना था और ठंड धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उत्तर की दिशा की तरफ से ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई थी। और जिस रूट पर मैं उस रात ट्रेन चला रहा था तो वहाँ पर एक पहाड़ी सेक्शन पड़ता था जिसे घाट सेक्शन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पहले चढ़ाई होती है और फिर एक लंबी ढलान, और ठीक उसी के बीच में नंदनपुर टनल आती है। पर जैसे इस टनल का नाम लिया जाता है तो वैसे पुराने ड्राइवर्स के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि इसके साथ कई अजीब और डरावनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इस टनल की लंबाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर है और ये एक सीधी और गहरी और अंधेरी सुरंग है जो पहाड़ियों के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। इसे सन 1923 में ब्रिटिश ज़माने में बनाया गया था और कहा जाता है कि उस समय इसे बनाते हुए कई मजदूर मारे गए थे, लेकिन उस दौर में सही रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते थे, इसलिए उनकी सही संख्या आज तक कोई नहीं जानता। पुराने लोग बताते हैं कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इस जगह को लेकर लोगों के मन में एक डर हमेशा बना रहता है। एक सामान्य ट्रेन जब नॉर्मल स्पीड पर इस टनल में प्रवेश करती है तो उसे पार करने में लगभग 47 सेकंड लगते हैं, और ये बात हर ड्राइवर जानता है, क्योंकि इस रूट पर चलने वाले लगभग सभी ड्राइवर्स ने कभी न कभी इसे गिनकर देखा है। पर हैरान की बात यह है कि चाहे स्पीड थोड़ी कम हो या थोड़ी ज़्यादा, टनल को पार करने में हमेशा लगभग 47 सेकंड ही लगते हैं। मानो कि टनल ये खुद तय करती हो
कि उसे पार करने में कितना समय लगेगा ताकि कोई भी इससे अलग ना जा सके। दोस्तों, उस रात में 11:30 बजे एक पैसेंजर एक्सप्रेस चला रहा था और उस वक्त मेरे साथ मेरा असिस्टेंट छोटू भी था, जिसका असली नाम छोटे लाल था। लेकिन वो नया और उत्साही था, इसलिए हर चीज़ में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा थी। जब हम नंदपुर से पहले वाले आखिरी स्टेशन पर रुके तब छोटू ने चाय ली ताकि वो जागता रहे, और साथ ही मैंने भी पानी पिया क्योंकि मुझे सतर्क रहना था। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी मेरे पास आया और धीरे से बोला कि आज टनल में जल्दी मत करना। लेकिन जब मैंने इसका कारण पूछा तो वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला गया। लेकिन मैंने ये बात छोटू को नहीं बताई, ये सोच कर कि कहीं वो डर ना जाए। पर इसके बावजूद भी हम आगे बढ़े और जैसे ही घाट सेक्शन शुरू हुआ तो इंजन की आवाज़ बदलने लगी क्योंकि ट्रैक ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, जबकि बाहर चारों तरफ घना अंधेरा, पहाड़ और गहरी खाई थी। तभी छोटू ने बताया कि टनल आने वाली है, तो मैंने हेडलाइट चेक की तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिर कुछ ही देर में हमें टनल का काला मुंह दिखाई दिया जो देखने से बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। इसलिए मैंने नियम के अनुसार ट्रेन का हॉर्न बजाया और हॉर्न बजाते हुए हम उस टनल के भीतर घुस गए। पर जैसे ट्रेन टनल में गई तो वैसे ही धीरे धीरे माहौल बदलने लगा क्योंकि ट्रेन की आवाज़ की गूंज सामान्य नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक की बजाय 2 ट्रेनें एक साथ चल रही हो। तभी मैंने तुरंत ही इंस्ट्रूमेंट चेक किए, लेकिन सब कुछ सामान्य था, इसलिए कोई तकनीकी खराबी नहीं लगी। तभी छोटू ने घबराकर बोला कि ये आवाज़ की गूंज अलग है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ में भी उसे पूरा विश्वास नहीं था। टनल के अंदर हेडलाइट की रोशनी बहुत ही कम दूरी तक जा रही थी और आगे सिर्फ घना काला अंधेरा था, इसलिए चलते हुए समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर जब छोटू ने घबरा कर पूछा कि कितने सेकंड हो गए, तो मैंने उसे गिनते रहने को बोला और फिर देखते ही देखते 30 और 35 सेकंड भी गुजर गए, लेकिन टनल अभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था तो वैसे वैसे हमारी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 40 सेकंड, फिर 45 सेकंड और 47 सेकंड गुजर जाने के बाद भी हम टनल के अंदर ही थे। तभी छोटू ने घबराकर मुझे बुलाया तो मैंने उसे शांत रहने को बोला। लेकिन दोस्तों, सच ये था कि मैं खुद भी अंदर से शांत नहीं था। पर जब 50, 55 और 60 सेकंड यानी कि पूरा 1 मिनट हो गया तब भी वो टनल ख़त्म नहीं हुई। इसलिए मैंने तुरंत स्पीड चेक की ताकि ये समझ सकूं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हालांकि ट्रेन सही स्पीड पर चल रही थी, ट्रैक भी सीधा था और हेडलाइट भी ठीक से काम कर रही थी, इसलिए सभी इंस्ट्रूमेंट सामान्य दिख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद टनल ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे 2 मिनट, फिर 3 मिनट बीत गए तो छोटू की आवाज़ कांपने लगी और उसने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है। तभी मैंने उसे चुप रहने को और ध्यान से देखने को कहा ताकि हम स्थिति को समझ सकें। जब 4 और 5 मिनट भी गुजर गए तब मैंने रेडियो से कंट्रोल रूम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टनल में सिग्नल ही नहीं था, इसलिए सिर्फ एक भारी सी स्टैटिक आवाज़ ही सुनाई दी थी। जब 6 और 7 मिनट बीत गए कि तभी अचानक ही हेडलाइट की रोशनी में हमें ट्रैक पर कुछ दिखाई दिया, और जब ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि थोड़ी सी दूरी पर एक आदमी खड़ा है जिसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो काले कपड़ों में बिल्कुल पटरों के बीच खड़ा था। पर जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए ताकि ट्रेन एकदम से रुक जाए, और एक तेज आवाज़ के साथ ट्रेन रुक भी गई। लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो ट्रैक पूरी तरह खाली था, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी छोटू ने डरते हुए पूछा कि वो आदमी कहाँ गायब हो गया है। तो मैंने उसे बताया कि तुम घबराओ मत, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि हमने जो देखा था वो वाकई में सच था। फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे ट्रेन को फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन 8 और 9 और 10 मिनट बीतने के बाद भी टनल ख़त्म ही नहीं हुई। इसलिए मेरे हाथ पसीने से भीग गए और मैं खुद को समझाने लगा कि ये कोई तकनीकी समस्या का भ्रम होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अब भी सामान्य थे। जब 11 और 12 मिनट बीत गए तब अचानक टनल की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि पत्थरों के अंदर से कई सारे लोग एक साथ बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। उन आवाज़ों को सुनकर छोटू ने अपने कान ढक लिए और घबरा कर पूछा कि ये क्या है। तो मैंने उसे उन आवाज़ों पर ध्यान न देने को कहा,
लेकिन मैं खुद उन आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। पर 13 और 14 मिनट के बाद वो आवाज़ें थोड़ी तेज हो गई और ऐसा लगने लगा कि ये कोई पुरानी भाषा है, शायद उन मजदूरों की जिन्होंने सन 1923 में इस टनल को बनाया होगा। फिर जब 15 मिनट पूरे हुए तब केबिन का तापमान अचानक ही गिरने लगा, क्योंकि हीटर चलने के बावजूद भी ठंड बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से छोटू थोड़ा कांप रहा था और उसकी आवाज़ भी टूटने लगी, क्योंकि वो डर गया था जिससे हम शायद कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हम इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकलेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो। पर जैसे ही 16-17 मिनट हुए कि तभी वो आदमी फिर से दिखा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पीछे कई लोग एक लंबी कतार में खड़े थे, जैसे कोई खामोश जुलूस हो। मैंने ब्रेक नहीं लगाया और ट्रेन उन सब के बीच से गुजर गई, लेकिन ना कोई टक्कर हुई और ना ही कोई आवाज़। बस केबिन में अचानक ही ठंडक और भारीपन महसूस हुआ और फिर कुछ ही देर में सब कुछ गायब हो गया। फिर आगे बढ़ते हुए जब समय बीत गया तो टनल की दीवारों पर मुझे हजारों नाम खुदे हुए दिखे, जिनसे लगा कि ये उन मजदूरों के नाम हैं जो टनल बनाते समय मरे थे। तभी मुझे केबिन में किसी तीसरे की मौजूदगी का एहसास हुआ। तभी मुझे दूर टनल का उजाला दिखाई देने लगा और हम बाहर निकल आए। फिर बाद में मुझे पता चला कि जहां हमारे हिसाब से 31 मिनट बीते थे तो वहीं बाहर 47 मिनट गुजर चुके थे, जिसका कारण आज तक मुझे समझ ही नहीं आया। फिर उसके बाद छोटू ने ट्रांसफ़र ले लिया, लेकिन मैं आज भी उस रास्ते पर जाता हूँ और जब भी टनल में समय ज़्यादा लगता है तो मैं उन नामों को याद करता हूँ। तब ऐसा लगता है जैसे कोई सुन रहा हो। लेकिन दोस्तों, हर बार जब कोई ट्रेन उस टनल से गुजरती है और वो 47 सेकंड का सफ़र पूरा करती है, तब मैं सोचता हूँ कि क्या वहाँ मौजूद वे लोग इसे महसूस करते होंगे, क्योंकि जब हज़ारों टन लोहे का बोझ उनके ऊपर से गुजरता है और इंजन की आवाज़ पत्थरों में गूंजती है, तो क्या उन्हें पता चलता होगा कि हम अब भी यहाँ हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि उस रात जब उन्होंने हमें रोका था तो क्या वे हमें नुकसान पहुँचाना चाहते थे या फिर सिर्फ हमें देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि मुझे इसका जवाब आज तक मिला ही नहीं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर महसूस हुआ है कि जिस ठंडे हाथ ने उस रात थ्रोटल को संभाला और हमें बाहर निकलने में मदद की, तो उसमें ठंडक तो थी लेकिन कोई बुराई नहीं थी, इसलिए शायद वो हमें बचाना ही चाहता था। अब जब मेरी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे हैं तो घर वाले कहते हैं कि मुझे एक काम छोड़ देना चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूं, लेकिन मैं हंसकर टाल देता हूं, क्योंकि अंदर से मैं इस रास्ते और उस टनल को छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उस टनल की दीवारों पर वे नाम लिखे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पढ़ता और कोई याद तक नहीं करता सिवाय मेरे। और इसीलिए जब भी मैं उस टनल से गुजरता हूँ तो उन 47 सेकंड में मैं उन सबको याद करता हूँ, और शायद यही वजह है कि वे भी हर बार मुझे सुरक्षित बाहर जाने देते हैं। पर 30 साल की नौकरी में मैंने हज़ारों रास्ते और टनल देखी है, लेकिन नंदनपुर की वो टनल कुछ अलग है, क्योंकि वो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक याद है जो पत्थरों में बंद है और अंधेरे में जिंदा है। और हर बार जब कोई ट्रेन उसमें प्रवेश करती है तो वो याद कुछ पल के लिए फिर से जाग उठती है, जैसे कि वो मुझे याद दिलाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें।